अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे पर तेलंगाना की जिद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन, खैरताबाद और बालापुर में बड़े जुलूस। के.टी. रामाराव ने कांग्रेस पर तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के मकाम पर राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने पर की तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला किया। सरकारी अहकाम जारी। खलीजी कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए मशावरती कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। दिल्ली को नया वजीर आला मिला। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद ओहदा संभाला। गमगीन और शुक्रगुजार। शहर हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गणेश मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से जारी है। खैरताबाद के इलाके में 70 फीट लंबी गणेश मूर्ति को ले जाने वाले जुलूस में हजारों अफराद ने शिरकत की, जबकि पुराने शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ बालापुर से निकलने वाला मरकजी जुलूस तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला तय करके हुसैन सागर पहुंचेगा। विसर्जन का अमल बुध की सुबह तक जारी रहेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज गन पार्क में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराकर रियासत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे की तकरीबात की क़यादत की। यह दिन 1948 के तारीखी लम्हे की याद दिलाता है, जबकि तेलंगाना जागीरदाना राज से आज़ाद हुआ था। अपने खिताब में सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के जिद्दोजहद को आज़ादी और इज्जत नफ्स की लड़ाई के तौर पर पेश करते हुए डोडी कुमारैया जैसे शहीदों को याद किया और कहा कि ये जिद्दोजहद सिर्फ इलाकाई या फिरका वाराना मामला नहीं है। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज निज़ाम के मजालिम पर तनकीद करने वाले दशरथी कृष्णामाचार्य के नज़्म से किया, जो तारीख की गहराई और इसके अहमियत को उजागर करता है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के लिए मख्तस मकाम पर अनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। केटीआर ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस तेलंगाना की शनाख्त और तारीख की तौहीन कर रही है और इस अमल को रियासती अवाम और तेलंगाना के लिए किए गए जिद्दोजहद की तौहीन करार दिया। तेलंगाना तल्ली मुजस्समा, जिसे रियासत के 4 करोड़ अवाम के उमंगों की अलामत समझा जाता है, को बुनियादी तौर पर शहीदों की यादगार अमरा ज्योति और सेक्रेटेरिएट के अहाते में नस्ब किया जाता था। ताहम केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस जो खुद गर्जाना सियासत के लिए जानी जाती है ने सेक्रेटेरिएट में राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने का फैसला किया है। केटीआर ने मजीद कहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के वालिद के मुजस्समे की तस्नीफ के जरिए तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स की तौहीन की है। सोनिया गांधी गारिनी बलिदेवता అని, రాహుల్ గాంధీ గారిని ముద్దపప్పు అని, నానా బూతులు ఏవైతే గతంలో తిట్టినావో వాటిని కవర్ చేసుకోవడానికి ఈ రోజు చాలా కష్టపడి వాళ్ళ ప్రాపకం కోసం నేను చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? రాజీవ్ గాంధీ గారు కంప్యూటర్ కనిపెట్టిండట. ఇక నీకు ఎంత తెలివి ఉందో దీన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, నీకు తెలియదు, దరిద్రం ఏంటంటే నీకు తెలియదన్న విషయం కూడా తెలియదు. నీకు ఎవడు చెప్తే ఇనవు. కంప్యూటర్ కనిపెట్టింది రాజీవ్ గాంధీ కాదు నాయన, చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అన్నట్టు ఆయన. పాపం ఆయన కనిపెట్టిండు. ఆయన బాధపడుతున్నాడు, ఎక్కడున్నాడు కానీ ఆయన ఆత్మ అది బాధపడతా ఉన్నది. రాజీవ్ గాంధీ గారు భారతదేశానికి కంప్యూటర్ పరిచయం చేసినట్టు. రాజీవ్ గాంధీ గారు కంప్యూటర్ పరిచయం చేయలేదు భారతదేశానికి. 1955లోనే టాటా గ్రూప్ వాళ్ళు బొంబాయిలో మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ను వాళ్ళు తీసుకొచ్చినారు. ఇది నీకు తెలియదు. ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారికి 10 ఏళ్ళో 12 ఏళ్ళో. ఇది నీ తెలివి, ఇది నీకున్న పరిజ్ఞానం.
దాంతోపాటు మీకు తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే, ఒకవైపు చికెన్ గున్యాలు, విష జ్వరాలు, మరొక వైపు ఈ డెంగ్యూలు, పారిశుద్ధ్యం పడకేసింది. పట్టణ ప్రగతి లేదు, పల్లె ప్రగతి లేదు, కనీసం పల్లెల్లో పిచికారి కొట్టించే పరిస్థితి లేదు నీ ప్రభుత్వానికి. స్కూళ్ళలోనేమో చాక్ పీసులకు పైసలు లేవు, పల్లెల్లోనేమో పిచికారి కొట్టించేందుకు పైసలు లేవు, సర్పంచుల బిల్లులు ఇవ్వవు, ఆఖరికి పోలీసుల బండ్లల్లో మరి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని కొట్టబోయేటోళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా మరి కనీసం వాళ్ళ బండ్లలో డీజిల్ పోసే ముఖం లేదు. దాంతోపాటు హోంగార్డులకు కూడా జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. చెప్తూ పోతే ఒకటి రెండు కాదు, రాష్ట్రంలో ఒకవైపు హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టే పరిస్థితి ఉన్నది. అంత దారుణమైన పరిస్థితులు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఇంట్లో జ్వరాలతో అతలాకుతలమవుతున్నారు. ఇవన్నీ ఒకవైపు ఉంటే పాలనను పక్కన పెట్టి కేవలం కేసీఆర్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీని తెల్లారి లేస్తే తిట్టడమే ఒక పనిగా పెట్టుకొని ఒక పనికిమాలిన పాలన నడుపుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇవాళ ప్రజాపాలనా దినోత్సవం జరుపుతూ ఉన్నాడు. అందుకే ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ సెప్టెంబర్ 17ను ప్రజాపాలనా దినోత్సవం అంటున్నాడు. ఈ రాష్ట్రంలో ఇంతవరకు పాలన అనేదే లేదు, ఆలన లేదు, పాలన లేదు. గురుకులాల్లో పిల్లలు అవస్థలు పడతా ఉన్నారు విషాహారం తింటూ. గురుకులాల్లో పిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గురుకుల టీచర్లను 2500 మందిని తీసి పక్కన పెట్టేసినారు సడన్గా ఆకస్మికంగా. ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటే ప్రజాపాలన పేట డైవర్షన్ గేమ్లు ఆడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టు, పరిపాలన చెయ్యి, ప్రజలకిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చు. అందుకే ఇవాళ మేము మా పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పేది ఏమంటే, ఇకనైనా ఈ 10వ నెల నుంచి అయినా పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టి ముందుకు పోండి. తప్పకుండా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేము ఎప్పటికప్పుడు ప్రజా సమస్యల్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని ఎండగడుతూనే ఉంటాం. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించి తప్పకుండా ఉద్యమిస్తూ మీరు ఇచ్చిన 420 హామీలు అమలు చేసేదాకా మీ అంతు చూస్తాం, మీ ఎంబడబడతామనే మాట కూడా తెలియజేస్తూ, నిన్న నువ్వేదైతే తప్పు చేసినావో, తెలంగాణను అవమానిస్తూ, తెలంగాణ ఆత్మను అగౌరవపరుస్తూ, తెలంగాణ తల్లి ఎక్కడైతే కొలువు ఉండాలనో అమరజ్యోతి మధ్యన అంబేద్కర్ సచివాలయం నడుమ తెలంగాణ భవిష్యత్ తరాలకు, భవిష్యత్ పాలకులకు కూడా స్ఫూర్తిగా ఉండాల్సిన ఆ స్థలంలో ఎక్కడైతే తెలంగాణ తల్లి కొలువు తీరాలో అక్కడ నువ్వు రాహుల్ గాంధీ గారి తండ్రిని పెట్టినావు. తప్పకుండా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, సకల మర్యాదలతో మేము మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే సకల మర్యాదలతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి తిరిగి నీ గాంధీ భవన్కు పంపిస్తాం. అంతగానం ప్రేమ ఉంటే జూబ్లీహిల్స్లో నీ ఇంట్లో పెట్టుకో, లేదా ఇంకో కాడ పెట్టుకో, కానీ అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తల్లి ఉంటుంది. ఇది జరిగి తీరుతుంది, రాసి పెట్టుకోమని చెప్పి కూడా ఈ నిమజ్జనం రోజు చెబుతూ, తప్పకుండా రాష్ట్రంలో గణేష్ పండుగ జరుపుకుంటున్న మా సోదరులకు, సోదరిమణులకు, ఈ వినాయక నిమజ్జనానికి సహకరిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి, మా తమ్ముళ్లకు, మా చెల్లెలకు ఎవరైతే గణేష్ నిమజ్జనానికి कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमपी हनुमंत राव ने बीआरएस लीडरों पर जोर दिया कि वो सेक्रेटेरिएट के सामने अनजानी राजीव गांधी के मुजस्समे के मसले को सियासी रंग न दे। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वी हनुमंत राव ने कहा कि साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की जिद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया और वो एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने कौम की तामीर में अंत तक मेहनत की। हनुमंत राव ने खबरदार किया है कि अगर बीआरएस पार्टी इस मामले को सियासी तौर पर भड़काती है तो उसका नुकसान पार्टी को ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के खानदान ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है और ऐसे लीडर की बेइज्जती करना किसी के लिए भी फायदा का बास नहीं होगा। ఆలోచన లేదు. ఆ రాజీవ్ గాంధీ ఈ దేశంలో 21st సెంచరీకి తీసుకుపోవాలని యువతరానికి 21 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్ల యువకులకి ఓటర్కి ఇచ్చి 21st సెంచరీకి తీసుకుపోవాలని చేశారు. ప్రపంచ దేశాలతో సమానంగా సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ తెచ్చిన వ్యక్తి, చెప్పకుండానే లక్షలాది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించిన వ్యక్తి, యువకులకు. అలాంటి నాయకుని విగ్రహం కూలగొడతామని అనడం అది తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. ఆలోచన చేయండి. ఏదైనా మాట్లాడే ముందు ఎవరు ఆయన, రాజీవ్ గాంధీ ఏంది, ఏం చేసిండు, ఆయన ప్రతిష్ట ఏంది, దేశం గురించి ఏం చేశారు, ఆఖరుకు ప్రాణాలు అర్పించిన వ్యక్తి విగ్రహం పెడతా అంటే కూడా దాని మీద మీరు కూలగొడతాం, పడగొడతాం అనేది చాలా తప్పుడు ఆలోచన. ఇప్పటికన్నా చెప్తున్నారు, జరిగితే తీవ్ర
4 గంటలకు చేస్తున్నావు, ఎవడొస్తాడో నేను చూస్తా. రాజీవ్ గాంధీ గారి అనుచరుడుగా, ఇందిరాగాంధీ కుటుంబ సభ్యుడుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజీవ్ గాంధీ అభిమానులు భారతదేశంలో కోట్లాది మంది ఉన్నారు. వారికి ఏదైనా జరిగితే మీ పార్టీకి పెద్ద నష్టం అవుతుంది. నేను వేరే వాడు చెప్ప, పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది. ఇప్పటికన్నా ఏ చిన్న సంఘటన కూడా జరగకుండా చూడాలి. 4 గంటలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దాన్ని అన్వీలింగ్ చేస్తారు. తప్పనిసరిగా భారతదేశంలో గెలవడానికి రాహుల్ గాంధీ ఏం చేశారు, ప్రజలకు ఏ విధంగా, ఆయన తల్లి ఏం చేసిండు, తల్లి చనిపోయింది, కొడుకు చనిపోయిండు, అదేవిధంగా సంజయ్ గాంధీ కూడా చనిపోయాడు. కనుక నా ఉద్దేశంలో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం వల్ల మీ ప్రతిష్ట, మీ ఆలోచన, మీరు తెలంగాణ కూడా ఇచ్చింది ఎవరు? రాజీవ్ గాంధీ తల్లి ఇచ్చింది. ఇచ్చిన మాట నిలబడి అలాంటి కొడుకును కూలగొట్టడం అంటే చాలా తీవ్ర పరిణామాలు అయితే. దయచేసి ఇలాంటి మానుకోకు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ గణపతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి, అదేవిధంగా ముస్లింలది మిలాదు నబీ జరుగుతున్నది. ఒక అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగితే రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం మీరు క్రియేట్ చేసినట్టు, దీనివల్ల మీ పార్టీకే పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇలాంటి ఆలోచన చేయొద్దు. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడంలో మీ ప్రతిష్టనే తగ్గిపోతుంది. బాబు ఎవరు రాజీవ్ గాంధీ ఏం తప్పు చేసిండైనా? దేశాన్ని దోచుకున్నాడా? దేశానికి సాయం చేశాడు, పేదవారికి సాయం చేశాడు, ఉద్యోగాలు ఇప్పించాడు. ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశం కూడా ఉండాలని అలాంటి వ్యక్తి గురించి చెయ్యొద్దు. దయచేసి చెప్తున్నా, ఏదన్నా చిన్న సంఘటన జరిగినా పరిణామాలు తీవ్రంగా దాని తర్వాత మీ పార్టీకే ముప్పు అవుతుందని చెప్తున్నా. తప్పనిసరిగా రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఉండాల్సిందే. అక్కడనే వచ్చిన జనం, గ్రామాల నుంచి వచ్చిన జనం కూడా అదొక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్లేస్. జనం కూడా వచ్చి చూస్తారు, ఆయన నివాళులు అర్పిస్తారు. కాబట్టి ఇలాంటి మానుకోవాలని కోరుతున్నా. ఏది జరిగినా దానికి టిఆర్ఎస్ పార్టీ జవాబు చెప్పవలసి వస్తుంది. ప్రజలు తిరగబడే రోజు కూడా వస్తుంది. రాజీవ్ గాంధీ చూసుకుంటే అని చెప్తూ మరొకసారి రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తారు, ఇలాంటి ఆలోచన మానుకోండి. అదేవిధంగా ఏదైతే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో ఏది రిజర్వేషన్ లేనే లేదు, మెరిట్ వాళ్ళకు కూడా అయ్యేటటువంటి ఇది ఎక్కడ అన్యాయం బాబు? అంటే మీ యూనివర్సిటీలు పెట్టడం దేనికి? हैदराबाद में पीर के रोज 1500 में ईद मिलादुन्नबी को रवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया और इस अहद की तजदीद की कि वह अपनी जिंदगियों को पैगंबर इस्लाम के तालीमात के मुताबिक बदलेंगे। जारी गणेश त्यौहार की वजह से तकरीबात ज्यादातर घरों के अंदर मनाई गई और जुमरात को तारीखी मक्का मस्जिद से मिलाद का जुलूस निकाला जाएगा। इतवार की शाम को शहर भर में मिलादुन्नबी की तकरीबात का आगाज हुआ और खास तौर पर पुराने शहर के कई इलाकों को जश्न के लिए खूबसूरती से सजाया गया था। पीर के रोज मसाजिद में इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की इत्तेहाद, यकजहती, तरक्की और फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर लोगों ने खाने की तकसीम के अलावा मिठाइयाँ, जूस और पानी भी तकसीम किया। नौजवानों को मसाबात, हमदर्दी और एक दूसरे से मोहब्बत की तालीमात के बारे में याद दिलाने के लिए ब्लड कैंप का भी इनाकाद किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के अफराद की बहबूद के लिए एक अहम फैसला उठाया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि खलीजी ममालिक में फौत होने वाले तेलंगाना के कारकुनों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम पीर की रात जारी किए गए। इसके साथ ही खलीजी कारकुनों के फलाह बहबूद के लिए एक मशावरती कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसका नाम प्रवासी परजावानी रखा जाएगा। इस कमेटी के जरिए शिकायत मौसूल की जाएंगी और रियासती हुकूमत के जानिब से खलीजी ममालिक में परेशान हाल अफराद और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अमवात के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए उनके अहल खाने की कफालत की जाएगी। मजीद बारा वजीर पूनम प्रभाकर ने हाल ही में ऐलान किया है कि मरने वाले कारकुनों के बच्चों को रिहायशी स्कूलों में तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे ताकि उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। हिंदुस्तान भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर आमो ताम का इंतजाम किया गया और दुरूद सलाम की महफिलों का भी एहतमाम किया गया। कई शहरों और इलाकों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकालने गए और जल्द से मुनक्किद किए गए।
रियासत केरला में इस मौके पर फ़िरका वाराना हम आहंगी का एक मुतासिरकुन वाक़या पेश आया। केरला में एक गैर मुस्लिम टीचर बारिश में भीगते हुए सड़क पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इंतजार कर रही थी, जो मदरसे के बच्चों पर मुश्तमिल था। जैसे ही बच्चे वहां पहुंचे, खातून ने आगे बढ़कर एक बच्चे को हार पहनाया और उसे ईद की मुबारकबाद दी। ये दिल को छू लेने वाला मंजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की जानिब से बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। दिल्ली की सियासत में एक अहम तब्दीली के तहत आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली का नया वजीर आला बनाने का फैसला किया है। पार्टी के कानून साज पार्टी की मीटिंग में उनके नाम को मंजूरी दे दी गई है और पार्टी ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। अब दिल्ली के मौजूदा वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज LGVK सक्सेना से मुलाकात करेंगे, जहां उनके वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने की तवक्का है। इस्तीफा के साथ साथ केजरीवाल कानून साज पार्टी के कायद के नाम का एक खत भी LG को पेश कर सकते हैं। केजरीवाल ने पहले ही ऐलान किया था कि वो 2 दिन के बाद दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे और अवामी अदालत में पेश होंगे। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी ने अपने आला सतही इजलास में दिल्ली के नई वजीर आला के इंतखाब के लिए तफसीली मशावरात की। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, मकामी अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ उम्मीदवारों के नामों पर गौर व फिक्र के बाद पार्टी ने फैसला किया कि आतिशी दिल्ली की नई वजीर आला होंगी। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है
कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों वजीर आला बनने के बाद अपने पहले बयान में आतिशी ने कहा, मुझे मुबारकबाद ना दे, आज मैं बहुत गमज़दा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि यह गम का वक्त है कि अरविंद केजरीवाल को वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने और मुझ पर भरोसा जाहिर करने के लिए मैं अपने लीडर और सियासी गुरु अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ जैसे आम कारकुन को रुकने असेंबली, वजीर और अब वजीर आला ओहदे की जिम्मेदारी मिलना सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही मुमकिन है। आतिशी ने इस मौके पर खुशी के साथ साथ गम का भी इजहार किया और कहा कि इनके बड़े भाई और गुरु अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं। मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली
जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने रियासत में बिगड़ती हुई नज्म नस्क की सूरत हाल पर नीतीश कुमार हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तेजस्वी यादव ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत में बढ़ते हुए जुराइम के मामले में वजीर आला अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, रियासत में नज्म नस्क की सूरत हाल पूरी तरह अबतर हो चुकी है और नीतीश कुमार हुकूमत इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम रही है। रियासत में कानून की हुक्मरानी का फकदान है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला और बीजेपी के लीडरों को हुक्मरान जमात की सरपरस्ती में होने वाले जुराइम की फिक्र नहीं है। वह एनडीए लीडरान रियासत में मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और वज़ीर आला जुराइम में इजाफे के मामले में अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। वो न कुछ देख सकते हैं और न सुन सकते हैं और न कुछ कह सकते हैं। ये एक तल्ख हकीकत है। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में तीसरी बार हुकूमत बनने के पहले 100 दिनों को यूटर्न और नाकामियों से भरपूर करार दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत 100 दिन मुल्क की मैशियत, किसानों, नौजवानों, खवातीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इंस्टीट्यूशन पर भारी पड़े हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इन 100 दिनों में ये साबित हो गया है कि मिस्टर मोदी के पास मुल्क के मसाइल से निमटने का कोई वाज़ह विज़न नहीं है। मोदी हुकूमत के 100 दिन अदम इस्तेहकाम, अदम फैसला और नापुख्तगी की अलामत रही है। मिस्टर मोदी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, लेकिन आज उनके सामने नाकामियों का एक बड़ा पहाड़ खड़ा है। कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मुंह मोड़ना, रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का, अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। और असलियत यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। मैं सिलसिलेवार तरीके से और जो एडजॉइनिंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी। पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया, हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था
और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं, और उन 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी, सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी। लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ, और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो, या इंजन पटरी से ना उतरा हो, या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना, और इस देश के रेल मंत्री जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल हैं, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, एक नहीं दो नहीं 38 रेल हादसे होना, और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपनी 74वीं सालगिरह मना रहे हैं, और इस मौके पर हुक्मरान जमात के साथ साथ अपोजिशन रहनुमा भी सोशल मीडिया के जरिए नेक ख्वाहिशात इरसाल कर रहे हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए लिखा, वजीर आजम मोदी को उनकी सालगिरह पर दिली मुबारकबाद, खुदा उन्हें अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता करे। बीएसपी सरबराह मायावती ने भी मोदी को मुबारकबाद देते हुए लिखा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज उनकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और उनकी लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात। इस तरह मुख्तलिफ सियासी रहनुमा वजीर आजम मोदी को सालगिरह के मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात पेश कर रहे हैं, जो कि सियासत की अपनी नौइयत की मिसाल है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनके तरफ से की जाने वाली इकट्ठे चलने की कोशिश अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमें इकट्ठा चलने की ज़रूरत है ताकि दिल्ली की तरफ से मैदान में उतारे जाने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का तौर किया जा सके। महबूबा मुफ्ती ने यह बात पीर के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में नामनिगारों के साथ बात करते हुए कही। उनके मुताबिक इत्तेहाद के अदम मौजूदगी में वोट तकसीम हो जाएगा, जिससे आज़ाद उम्मीदवार के मफादात को तक़वियत मिल सकती है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे पर तेलंगाना की जिद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन, खैरताबाद और बालापुर में बड़े जुलूस। केटी रामाराव ने कांग्रेस पर तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के मकाम पर राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने पर की तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला किया। सरकारी अहकाम जारी, खलीजी कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए मशावरती कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। दिल्ली को नया वजीर आला मिला। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद ओहदा संभाला, गमगीन और शुक्रगुजार। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।